नमस्कार दोस्तों, तुझको चलना होगा कि आज के शो में आपका स्वागत है। और जैसा कि अब मैं प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी की सीरीज़ लाई हूँ आपके लिए, और इस क्रम में मैंने आपको पहले बताया वॉकिंग के बारे में और डाइट्स के बारे में। और डाइट का इंट्रोडक्शन पिछली बार मैंने दिया था और आगे भी मैं बता रही हूँ आपको। पिछली बार मैंने बताया था कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, जो हर तरह से हमको हृदय रोग से सुरक्षा प्रदान करते हैं। और आप सबका सवाल था कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स किस रूप में लिए जाएँ। तो जो रूटीन में हम डाइट लेते हैं उसमें जैसा मैंने बताया मेजर पार्ट कार्बोहाइड्रेट्स का ही होता है। और उस कार्बोहाइड्रेट में भी मेजर पार्ट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का होना चाहिए, क्योंकि ये बॉडी में इजीली ब्रेक नहीं होते हैं और धीरे धीरे एब्जॉर्ब होने के कारण ये फायदेमंद ज़्यादा होते हैं और हानि नहीं पहुंचाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का जो रूप हम यूज़ करते हैं नाश्ते और खाने में, ज़्यादातर वो होल ग्रेन होता है। जैसे मैंने पिछली बार बताया, वो अनाज ही होता है। पर अनाज तो हम पारंपरिक रूप से पिछले हज़ारों सालों से यूज़ करते आए हैं हमारे इंडियन डाइट में। पर अब उसको समझना है कि हमें उसी अनाज को होल ग्रेन के रूप में लेना है, मतलब कि बिना उनका छिलका निकाले, बिना कोई रिफाइनिंग किए उन्हें हमें पूर्ण रूप में लेना है। जैसे अगर हम गेहूं का इस्तेमाल करते हैं तो बिना उसका चोकर या भूसी निकाले हुए उसको कंप्लीट खड़ा गेहूं जो है वो पीस कर, और प्रेफरेबली मतलब अगर हम प्रेफर करें तो हमें उसे आमतौर पे गेहूं के साथ जौ, चना, मक्का, बाजरा, ये सब मिक्स टाइप का मिश्रित आटा जिसको कहते हैं, वो इस्तेमाल करना चाहिए। और जो आमतौर पे बाजार में जो प्रिपरेशन आते हैं उन पर विश्वास ना करके हमें हर हर तरह के होल ग्रेन किसी ऑथेंटिक किसी जानकारी वाली चक्की से पिसवाना चाहिए। और सारे तरह के ये जो अनाज है एक साथ पिसवा के इनका आटा इस्तेमाल करना चाहिए। तो इनके बनाए हुए आटे को हम लोग रिकमेंड करते हैं, जो कि आप नाश्ते में एक रोटी के रूप में ले सकते हैं। और कोशिश करिए कि रोटी के ही रूप में लीजिए, पराठों को प्रेफरेंस न दीजिए। और इसके साथ साथ जो लोग रोटी नहीं खा पाते हैं, किसी कारण से उन्हें ब्रेड लेना पड़ता है, उन्हें भी हम कहते हैं कि ऑथेंटिक ब्राउन ब्रेड इस्तेमाल करें, जो कि यहाँ बहुत सी अब दुकानें ऐसी हैं जहाँ पर कि आपको गवर्नमेंट द्वारा सर्टिफाइड तरीके से ये ऑथेंटिक रूप में मिल रही हैं, वहाँ से ही आप लें। और इसके अलावा कुछ और भी ऑप्शंस हैं, जैसे ओट्स का और दलिया का। ओट्स आप जानते हैं, जो जई होती है उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसके बहुत से प्रिपरेशन आने लगे हैं। पर उसको भी होल सेलर, जहाँ पर कि अनाज मसालों की होल सेलर की दुकान होती है, किराने की, जहाँ पर ये सारे जो है ऑथेंटिक या विश्वसनीय तरीके से बेचे जाते हैं, वहाँ से लेकर इस्तेमाल करें और इसको अपने नाश्ते में शामिल करें। तो ओट्स है, दलिया, जो कि होल ग्रेन यानी होल व्हीट से ही बनता है, पूरे गेहूं से ही, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और उनका हल्का सा नमक डालकर एक सेमी लिक्विड प्रिपरेशन बनाकर उसको आप नाश्ते में ले सकते हैं, जो बहुत फ़ायदेमंद भी होगा और बहुत देर तक आपका पेट भरा रहेगा, जिससे आपको बार बार भूख नहीं लगेगी। और साथ ही आप अगर ये सब भी नहीं ले सकते तो ब्राउन ब्रेड से बना हुआ वेजिटेबल सैंडविच खा सकते हैं। या ब्राउन ब्रेड से नहीं, नॉर्मल ब्रेड के साथ भी अगर आप वेजिटेबल सैंडविच खाएं तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में फाइबर प्रदान करेगा, जिससे काफ़ी देर तक आपको भूख नहीं लगेगी। और इसके अलावा और भी कुछ छोटे छोटे ऑप्शंस हैं जो हमारे परंपराओं में बहुत ही कॉमन है, बहुत हम कॉमनली यूज़ करते हैं। पर एक बार फिर ये प्रचलन में आए हैं जब इनका हमें उपयोग समझ में आया है, जैसे कि सत्तू। सत्तू को भी सेमी लिक्विड प्रिपरेशन में इस्तेमाल करिए, और मीठा सत्तू ना प्रेफर करके उसमें जो है हल्का नमक डालकर उनका सेमी लिक्विड प्रिपरेशन आप इस्तेमाल करिए। तो ये जो है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के सबसे कॉमन रूप हैं, जो आम तौर पे हम इंडिया में इस्तेमाल करते हैं और हमें आगे भी इस्तेमाल करना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स के रिफाइंड फॉर्म मैंने पिछली बार ही बताए थे, जो हमें नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। ज़्यादातर फास्ट फूड में, बेवरेजेस में, जूसेस में हमें रिफाइंड फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट मिलता है, जो हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे अंदर बढ़ाता है मोटापा, ओबेसिटी, और साथ में इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, और भी कई तरह की लिवर की भी परेशानियां पैदा करता है। कार्बोहाइड्रेट्स के बाद नंबर आता है फैट्स का। फैट जो है, आमतौर पे फैट सुनते ही लोगों को लगता है कि शरीर में कोई नुकसानदेह चीज़ पहुंच रही है। पर फैट का भी हमारे जीवन में बहुत महत्व है, अगर वो रिकमेंडेड रेंज में लिया जाए। और फैट की ज़रूरत हमारी बॉडी में 15 to 35% तक होती है। और जैसा कि मैं बताऊं कि फैट जो है उसका हिसाब किताब बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट के उल्टा ही होता है। कार्बोहाइड्रेट्स में जहां हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को प्रेफर करते हैं, जो शरीर में ईजिली ब्रेक ना हो, और फैट पे उल्टा ही है। फैट में जो फॉर्म इजीली ब्रेक हो जाते हैं वो हमारे लिए कम नुकसानदेह होते हैं, और जो इजीली ब्रेक नहीं होते हैं वो नुकसानदेह होते हैं। जैसे फैट मेनली दो प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के रूप में। जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं उनकी संरचना, केमिकल संरचना जो है कुछ इस प्रकार की होती है कि वो शरीर में जाकर ईजिली ब्रेक नहीं होते हैं, और ये हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं। और यही वो फैट का फॉर्म है जो हमारे
आमतौर पे हृदय रोग की बीमारियों को बढ़ाने में पाया जाता है इसका रोल। और ये जो है नलियों में जो हृदय की नलियाँ होती हैं, जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं, जो हृदय को सप्लाई करती हैं, उनमें जाकर के ये फैट डिपॉजिट हो जाता है और आगे चलकर एथेरोस्क्लेरोटिक हार्ट डिजीज करता है, और जिससे आगे चल के हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो हमें सैचुरेटेड फैट से बचना है और अनसैचुरेटेड फैट को अपने डाइट में शामिल करना है। अनसैचुरेटेड फैट के भी दो रूप होते हैं, जो कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के रूप में होता है और मोनो अनसैचुरेटेड, जिसमें से भी पॉली अनसैचुरेटेड और अच्छा होता है क्योंकि इसमें छोटे छोटे कुछ ऐसी संरचनाएं पाई जाती हैं जो बहुत ही जल्दी बॉडी में ब्रेक डाउन हो जाता है, और ये हमारी बॉडी में बहुत से लाभदायक तत्व भी प्रदान करते हैं ओमेगा फैटी एसिड्स के रूप में। और जो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो भी लाभदायक होते हैं, पर उनसे भी ज़्यादा लाभदायक पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। आजकल जो भी खाद्य पदार्थ में हम तेल इस्तेमाल करते हैं उन्हें ज़्यादातर फोर्टिफाई कर दिया जाता है इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के द्वारा, पर फिर भी हमें अलर्ट रहना है और अवेयर रहना है कि हम कैसे इससे भी ज़्यादा शुद्ध रूप में इन फैटी एसिड्स को प्राप्त करें। तो इनके स्रोत क्या हैं और इन्हें हमें कितना लेना चाहिए कि हमें नुकसान ना करें, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है पोर्शन साइज, यानी कितना मात्रा हमारे लिए ज़रूरी है, रिकमेंडेड है, उतना ले रहे हैं या हम उससे ज़्यादा ले रहे हैं। अगर हम अपनी डेली रिकमेंडेशन से ज़्यादा खाएंगे, पोर्शन साइज को बढ़ाएंगे, तो निश्चित रूप से वो हानिकारक होगा, जैसा आमतौर पे फैट के साथ होता है, क्योंकि फैटी डाइट हमेशा ही लोगों को ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस लगती है, उसको लोग ज़्यादा ले लेते हैं। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आपको किस रूप में मिलेगा? जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं वो जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमें प्रदान करते हैं, जो बहुत ही संरक्षक होता है हृदय रोगों में, वो हमें मिलता है आमतौर पे जो हमारे इंडियन डाइट है उसमें हमें मिलता है मस्टर्ड ऑयल से, यानी सरसों के तेल से, और हमें नट्स में जो है वॉलनट के फॉर्म में मिलता है, यानी अखरोट के रूप में। और साथ ही जो है हम बहुत से जो ये बेरीज वगैरह खाते हैं, जो फ्रूट्स लेते हैं, उसमें हमें मिलता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, और ये हमारे लिए होता है बहुत लाभदायक। इसके अलावा और भी तत्वों में हमें जो है ओमेगा फैटी एसिड्स मिलते हैं, जिन्हें हम ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, ओमेगा 9 फैटी एसिड्स कहते हैं। वो हमें मिलते हैं आलमंड्स में, बादाम में, और पीनट्स में भी मिलते हैं कई बार, जो कि इंडियन डाइट में हमें आसानी से मिल जाता है। पर ध्यान रहे, बादाम का प्रयोग हमें भिगा करके करना चाहिए, तभी वो हमारे लिए ज़्यादा लाभदायक होता है और फैट की मात्रा ज़्यादा नहीं प्रदान करता है। पर रूटीन में जो हमें शामिल करना है, जिस रूप में हमें फैट को लेना है, वो है नट्स में वॉलनट, जो सबसे फ़ायदेमंद होता है, और तेल में हमें सनफ्लावर ऑयल, सैफफ्लावर ऑयल, सैफरन से जो बनता है, या फिर मस्टर्ड ऑयल। और आमतौर पे इन तेलों को बदल बदल के इस्तेमाल करना चाहिए, हमेशा रोटेट कराते रहना चाहिए, तभी ये हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद होते हैं और फैट की मात्रा शरीर में ज़्यादा नहीं बढ़ाते हैं। तो इस तरह हमारे लिए फैट के लिए भी अगर हम बात करें तो हमें हमेशा पोर्शन साइज का ध्यान रखना है, हमेशा मॉडरेशन में लेना है डाइट को, तो फिर हम बॉडी में फैट की मात्रा अधिक नहीं बढ़ाते हैं। और किसी कारण से अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं कि आपको सैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा लेना पड़ जाता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड का स्रोत है ज़्यादातर ये जो फास्ट फूड आप लोग खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, रिफाइंड शुगर्स जो लेते हैं, रिफाइंड शुगर्स भी बाद में चल के सैचुरेटेड फैट में ही बदल जाते हैं। इसीलिए मैंने पिछली बार बताया था कि उसका यूज़ हमें कम करना है और हमेशा नेचुरल तरीके से ही फ्रूट जूस वगैरह भी लेना है। तो ये जो रिफाइंड शुगर्स हैं और जो ये आपका जंक फूड और फास्ट फूड है, वो आपकी बॉडी में सैचुरेटेड फैट को बढ़ाता है, जो आगे चल के आपकी फैट डिपोजिशन हो जाती है बॉडी में जगह जगह पर, और हमारे लिए नुकसानदेह होती है, चाहे वो लिवर में डिपॉजिट होकर फैटी लिवर बनाती है, या फिर जितने प्रकार की हमारी आर्टरीज हैं, चाहे ब्रेन को सप्लाई करने वाली, हार्ट को, उनको जो है वहाँ पे डिपॉजिट होकर एथेरोस्क्लेरोटिक कोरोनरी आर्टरी डिजीज या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज को जन्म देती है। तो इसीलिए हमें सैचुरेटेड फैट से बचना है और इस तरह के डाइट से बचना है। और साथ ही किसी कारण से अगर सैचुरेटेड फैट आपने ज़्यादा ले लिया है तो उतनी ही मात्रा में आपको वॉक करना पड़ेगा। तो फाइनली मैंने बताया कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो वॉकिंग है। शुरू से ही मैं बता रही हूँ, चैनल का नाम ही है तुझको चलना होगा, और इसका मतलब ही है कि आपको मन से भी पॉजिटिव रहना है, चलना है, और तुझको चलना होगा का मतलब है कि आपको हमेशा चलना है या वॉक करना है। तो किसी कारण से अगर पोर्शन साइज आपका बढ़ जाता है, किसी दिन आपने हैवी डाइट ले लिया है, रिफाइंड शुगर ले लिया है, सैचुरेटेड फैटी एसिड वाली कोई चीज़ें खा ली हैं, तो आपको जो है उस दिन वॉक ज़्यादा करके उसको कवर करना है। जितना ही आप उसको लेते हैं उतना ही ज़्यादा उस दिन आपको वॉक बढ़ाना है।
तो जहाँ सैचुरेटेड फैट या रिफाइंड शुगर का इंटेक बढ़ेगा वहाँ आपको वॉकिंग भी बढ़ाना है और कोशिश करना है कि रूटीन में इनकी मात्रा न बढ़े। कभी कभार पार्टी वगैरह में आप ज़्यादा खा लेते हैं तो कोई बात नहीं है। तो इस तरह आपको कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स का काफ़ी हद तक आइडिया हो गया होगा कि रूटीन में आपको इनका कैसे इस्तेमाल करना है। और एक मोटा मोटा मैं बताऊं कि आमतौर पे जो लोग ज़्यादा काम नहीं करते हैं, चाहे वो उनकी हाइट ज़्यादा है या कम है, मोटे हैं, पतले हैं, जो भी हैं, उनके लिए 1600 कैलोरी की डाइट बहुत ज़्यादा होती है, बहुत अच्छी होती है। और 1600 कैलोरी में आमतौर पे बहुत सारे लोगों का इतना एनर्जी मिल जाती है कि वो अपना रूटीन वर्क कर सकें, चाहे वो अपने अलग अलग प्रोफेशन में हो। अगर ओबेसिटी किसी में पाई जाती है तो हम थोड़ा और कैलोरीज को कम कराते हैं, जो 1200 कैलोरीज होती है। और 1600 कैलोरी डाइट में आपको किस तरह से डाइट लेना है वो मैं अगली बार बताऊंगी। और केवल 20 से 25 ग्राम उसमें हम लोग फैट को एडवाइस करते हैं। तो इस तरह वो लो फैट और लो कैलोरी डाइट के रूप में आपके लिए तैयार होता है और आप ओबेसिटी से भी बचे रहते हैं और विभिन्न प्रकार के उन रिस्क फैक्टर से जो हृदय रोग को जन्म देते हैं, जैसा मैंने पहले बताया था। इसी के साथ आज का ये शो मैं समाप्त करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि हर बार ही आप लोग इसको ध्यान से देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, अपनी सुरक्षा पे ध्यान दे रहे होंगे और अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दे रहे होंगे। धन्यवाद।